सबसे पहले ये अगर शरीर को काफी हद तक कुछ मात्रा में अगर बढ़ जाते हैं तो इसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। हम जनरली क्या करते हैं कि तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको शरीर में दबाने की कोशिश करते हैं। जब आपको कोई फूड पॉइजनिंग होती है तो हम उसको क्या उल्टियाँ होती है या फिर पेशेंट को लूज मोशंस होते हैं तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी हमें क्या करता है कि वो लूज मोशन दबाने की दवा देता है। लेकिन हम ये समझते नहीं है कि लूज मोशन हमको क्यों हो रहा है, क्योंकि वो शरीर में एक प्रकार का विष है और वो विष शरीर के बाहर जाना बहुत जरूरी है। वो अगर शरीर में रहा तो अभी तो आपके लूज मोशन या उल्टियाँ रुक जाएंगी, लेकिन भविष्य में वो आपको काफी गंभीर बीमारियों पैदा करने वाली है। तो आयुर्वेद में इसको क्या बोला है कि शरीर में जो कुछ भी बढ़ा हुआ वात या पित्त कफ है उसको शरीर से बाहर निकलना यानी शोधन क्रिया करना जरूरी है। दूसरी बात है, आपका जो अग्नि मंद हो गया है तो उसको आपको रेस्ट देना चाहिए, उसमें खाना और नहीं डालना चाहिए। तो उसको आयुर्वेद में लंघन कहा गया है। लंघन के दो मीनिंग होते हैं, एक तो खाना अपने अग्नि के हिसाब से बहुत कम खाना या फिर उसको उपवास जैसा पूरा रेस्ट देना। जैन लोग वैसे उपवास तो बहुत करते हैं लेकिन उनकी कुछ गलतियां होती है वो पारने के अंदर, जिसकी वजह से उपवास के उनके जितने फायदे मिलना चाहिए उतना फायदा नहीं होता। हम देखते हैं कि घर में ऐसा एक जनरली कॉमेडी में बोला जाता है कि जब आपका अगर प्रेम देखना हो घर में तो हम देखते हैं कि उपवास एक आदमी करता है और पारना करने सभी लोग घर के लोग बैठ जाते हैं, है ना। तो उनका अग्नि मंद है फिर भी पारने में बहुत सी चीजें हम यूज करते हैं और उसके वजह से हमारे अग्नि और खराब होता है। उपवास करने से वैसे शरीर को काफी फायदा मिलता है, लेकिन हम पारने के अंदर जो गड़बड़ करते हैं, दूसरे दिन जो हम पारना करते हैं उसमें भी हमें नॉर्मल जैसा खाना खा रहे हैं वैसे ही खाना चाहिए, बल्कि कुछ कम मात्रा में ही खाना चाहिए, तो ही आपको उपवास का फायदा मिलेगा। वरना एक दिन के उपवास से या फिर जो लंबी तपस्या करते हैं उनको भी पारना अगर सही तरीके से नहीं किया तो शरीर में वो फायदा नहीं होता। हम देखते हैं कई लोग उपवास करते हैं फिर उनका वेट कम हो जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद उससे दुगुना वेट बढ़ता है। तो वो उसका कारण होता है कि पारने के अंदर जो सावधानियां बरतना चाहिए वो हम नहीं बरतते हैं। इसके अंदर एक पारने के ऊपर हमने एक लेख भी लिखा था एक किताब में, दर्शन मुनि के धर्मेश मुनि की किताब में एक लेख भी लिखा था, पारने के अंदर क्या सावधानी लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, कैसे आहार का सीक्वेंस बढ़ाना चाहिए। तो ये सब अगर सही तरीके से किया जाए तो हमको उपवास का काफी अच्छा फायदा मिलता है। लंघन और उपवास का महत्व, मैं यहाँ पे ये बात काफी दवाइयों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इस बात को देता हूँ कि लंघन का क्या महत्व है। देखिए आपकी अग्नि जिस तरीके से होती है, आयुर्वेद में कहा गया है कि आपके शरीर के यानी आमाशय के यानी जो स्टमक होता है उसके 4 हिस्से करिए, उसमें के 2 हिस्से में खाना डालना है, एक हिस्से में पानी डालना है और बचा हुआ एक हिस्सा उन सब चीजों का डाइजेशन होने के लिए रखना है। लेकिन हम लोग जब अगर सामने हमारे पानी पूरी या जैसे कुछ टेस्टी फूड दिखता है तो हम क्या करते हैं 4 हिस्से खा लेते हैं, फिर एक हिस्से में पानी डालते हैं और एक हिस्से में उसको घोलने के लिए रखते हैं। तो वो जो खाना है हमारे उल्टी के द्वारा बाहर आए इस हद तक हम पहुंच जाते हैं। तो अगर आयुर्वेद के नियम फॉलो किए जाए तो हमको बीमारियां काफी कम हो सकती है। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग कम खाना खाते हैं यानी शरीर के आमाशय के 2 हिस्से खाना खाते हैं और एक हिस्सा पानी के लिए रखते हैं, उनका वो लोग ज्यादातर जीवन उनका लंबा होता है। हमने कई रिसर्च में देखा है, या फिर राजस्थान में हम देखते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं उनके अगर आप हिस्ट्री लेंगे तो पता चलेगा कि वो अपने अग्नि के मात्रा में काफी कम खाना खाते हैं, तो उनका जीवन काफी लंबा रोग रहित होता है। और अभी 21 साल तक इस पे साइंटिस्ट ने काफी रिसर्च किया, 2 शेर के ऊपर रिसर्च किया। तो उन्होंने एक शेर को तो भरपेट मांसाहार दिया और दूसरे शेर को सिर्फ आधा पेट ही खाना दिया। तो जिस शेर ने वो आधा पेट खाना खाया, ये साल 21 साल तक ये रिसर्च चला, तो 21 साल के बाद उनको पता चला कि जिसने आधा खाना खाया उसका शरीर काफी हद तक अच्छा रहा था और वो उसका जीवन लंबा रहा है। और ये रिसर्च करने को साइंटिस्ट को 21 साल लग गया, लेकिन हमारे आयुर्वेद में 5000 साल पहले आचार्य चरक सुश्रुत आदि ने इन सब चीजों का अच्छी तरह से उल्लेख किया गया है। लेकिन हम घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं, उसी तरह से हम आयुर्वेद के नियम उतनी तरह से अच्छी तरह से फॉलो नहीं करते, जिससे हमको इसके बेनिफिट दिखाई नहीं देते। जनरली सोसाइटी में एक गलत फहमी है कि वात की बीमारी मतलब क्या, तो मेरे अगर जोड़ों में दर्द है तो मुझे वात की बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब शरीर में वात पित्त कफ होते हैं तो अलग अलग बीमारियां या फिर इंडिकेशन हमें मिलते हैं। जैसे आपकी स्किन अगर ड्राई है तो इसका मतलब होता है कि आपके शरीर में वात बढ़ गया है। अगर आप बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, आपके शरीर में एंजाइटी है, इसका मतलब आपके शरीर में वात है। अगर आपको नींद की तकलीफ है तो ये वात के बढ़ने से ही जनरली नींद का तकलीफ होते हैं। या फिर
शरीर में बहुत जल्दी झुर्रियां अगर पड़ती है, शरीर में स्किन अगर आपकी ड्राई होती है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है, तो ऐसे वक्त आपके शरीर में वात बढ़ गया है ऐसा समझ जाइए, और उसकी वात की चिकित्सा हमें करनी चाहिए। दूसरा, पित्त बढ़ने के बाद क्या क्या होता है, तो जनरली शरीर में दहा यानी गर्म लगना, ये लक्षण हमको पित्त के बढ़ने के बाद देखने को मिलता है। या फिर कुछ के शरीर में जैसे वोमिटिंग होने लगती है। उसके बाद कुछ कुछ लोगों को जैसे कि तरुणावस्था में हम देखने के एक्ने हो जाते हैं, यानी तारुण्य पीठिका जिसको बोलते हैं हम, मुहासे हो जाते हैं उनको। एसिडिटी की तकलीफ जनरली पित्त की वजह से रहते हैं। बहुत से लोगों को गुस्सा जो होता है वो पित्त की वजह से आता है, पर जो गुस्से लोग होते हैं उनका पित्त बहुत जल्दी बढ़ता है। और ये लोग जब इन्वायरमेंट में जाते हैं, इसका मतलब बाहर जाते हैं, तो उनको धूप भी बहुत ज्यादा जल्दी लगती है और उनकी स्किन भी जलती है। आपके शरीर में अगर कफ बढ़ गया तो इसको कैसे पहचानना चाहिए, तो आपको शरीर में इसके वजह से हर जगह पे सूजन पैदा होगी, या फिर शरीर के कुछ हिस्सों में सूजन आएगी, या फिर आपको एलर्जी की तकलीफ होगी, या फिर आपके शरीर में कफ जमा होगा, या फिर आपको श्वसन संस्था के यानी दमा वगैरह आदि बीमारियां बढ़ेगी। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में वात पित्त कफ किस तरीके से बढ़ा है। तो इन लक्षणों से जनरली हम समझ सकते हैं कि आपके शरीर में वात या पित्त या कफ कौन सा दोष बढ़ा है और उसकी कैसी चिकित्सा करना चाहिए। अब क्या खाने से वात बढ़ता है, क्या खाने से पित्त कम होता है, क्या खाने से कफ बढ़ता है, ये हमको कैसे पहचानना चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद में एक जनरल रूल बोला गया है। तो उसके अंदर अगर आप मधुर रस का सेवन करते हैं तो आपका शरीर का वात और पित्त कम होता है और कफ बढ़ता है। मैं थोड़ा ये बात स्लो बोलता हूँ जानबूझ के, क्योंकि आपको ये समझ में रखना है और याद रखना है कि जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं उनके शरीर में कफ ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन वात की और पित्त की बीमारियां आप मीठा खा सकते हैं। मीठा खाने से आपका वात और पित्त कम होगा। खट्टा यानी आंवला जैसी पदार्थ जो है, इससे भी आपका शरीर का वात कम होता है। कृपया कोई स्क्रीन को टच ना करे, सब कोई बच्चे शायद स्क्रीन को टच कर रहे हैं। आंवला या खट्टे पदार्थ खाने से क्या होता है कि आपके शरीर का वात कम होता है, लेकिन पित्त बढ़ता है और कफ भी बढ़ता है। लवण यानी सॉल्ट की चीजें ज्यादा खाने से आपके शरीर में वात कम होता है और कफ बढ़ता है। कटु यानी ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च जैसे जो पदार्थ होते हैं, तीखेले पदार्थ, उससे आपके शरीर का वात बढ़ता है और पित्त भी बढ़ता है। अभी जो मैडम ने बोला कि काढ़ा लेने से क्या क्या तकलीफें हो रही है, तो काढ़े के अंदर जनरली काली मिरी होती है, और ये काली मिरी ज्यादा खाने से आपके शरीर में वात कफ तो कम हो जाएगा, लेकिन वात पित्त बढ़ेगा। देखो, इन तीनों दोषों का समतोल होना बहुत जरूरी है, यानी इक्वल क्वांटिटी में रहे तो बीमारियां फायदा नहीं करेंगे। इसमें से कोई भी एक दोष अगर बढ़ जाए तो आपको बीमारियां होती है। तो काली मिरी ज्यादा खाने से वात और पित्त बढ़ेगा, लेकिन कफ कम होगा। तो कुछ दिन तक आप खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन खाए तो आपका पित्त बढ़ेगा। बिटर यानी तिक्त रस जिसको बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर, यानी कड़वा, जैसे कि करेले जैसे पदार्थ जो होते हैं वो वात बढ़ाते हैं और पित्त और कफ को कम करते हैं। जनरल सोसाइटी में एक ऐसा पहचान है करेले के बारे में कि डायबिटीज के लोगों को करेला खाना चाहिए और उससे डायबिटीज कम हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद में 3 प्रकार के डायबिटीज बोले, वात और पित्त और कफ की वजह से। जिन लोगों को वात दोष वाला डायबिटीज रहता है, उन लोगों को करेला खाने से डायबिटीज का प्रमाण बढ़ता है। इसलिए करेला सबको सूट नहीं करेगा। इसलिए आप जब भी कोई ट्रीटमेंट अगर लेना है, घरगुती भी उपाय करना है, तो एक बार आपके आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह जरूर लेना चाहिए। तो करेला सबका डायबिटीज कम नहीं करेगा। जिनका कफ दोष का होगा तो उनका करेला कम करेगा, लेकिन वात दोष को बढ़ाएगा। इसलिए सभी प्रकार के डायबिटीज में करेला जैसी चीजें काम नहीं करेगी। उसके बाद कशेली पदार्थ जैसे होते हैं, कशेले पदार्थ जिनका स्वाद कशेला होता है, वो वात को बढ़ाते हैं और पित्त और कफ को दोष को कम करते हैं। तो ये 6 रस जनरली हमारे खाने में होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। तो क्या खाने से क्या बढ़ता है, क्या खाने से क्या कम होता है, ये अगर हमको पता रहा तो हर एक द्रव्य के बारे में हमको जानने की जरूरत नहीं। उसके टेस्ट के हिसाब से ही जनरली वो बता देते हैं कि ये कौन से दोष बढ़ाने वाले हैं, कौन से दोष कम करने वाले हैं। तो इसलिए चार्ट आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए और जब भी खाना खाए तो ये ध्यान में रखना। ये कुछ मैंने चार्ट बनाया है कि कौन से दोष से वात बढ़ता है, कौन से फ्रूट से वात बढ़ता है, कौन से इससे पित्त बढ़ता है, कौन से कफ बढ़ता है, कौन से इससे एक कम होता है। तो जैसे कोकोनट मिल्क है, इससे आपके शरीर में वात कम होगा। ग्रेप्स है, उससे वात कम होगा। मैंगो है, उससे भी वात कम होगा। लेकिन वात बढ़ाने वाली कौन सी चीजें है, तो पियर्स है, उसके बाद
एप्पल है, रॉ एप्पल एप्पल खाते हैं आप तो उससे भी वात बढ़ता है। वाटरमेलन है, वाटरमेलन लोग बहुत खाते हैं धूप के दिनों में, लेकिन उससे वात बढ़ता है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है पित्त दोष। पित्त दोष में के अंदर कुक्ड एप्पल चलता है, ग्रेप्स आप खा सकते हैं, ग्रेप्स बहुत अच्छे रहते हैं पित्त दोष कम करने के लिए। उसके बाद कोकोनट मिल्क से भी पित्त आपके शरीर का कम होता है। कोकोनट वाटर हम देखते हैं कि जब शरीर में बहुत गर्मी हो जाती है, जनरली यूरिन इन्फेक्शन की वजह से वगैरह, तो हम देखते हैं कि उसमें कोकोनट मिल्क हम देते हैं या फिर कोकोनट वाटर भी हम देते हैं, तो इससे शरीर का पित्त कम होता है। उसके बाद कौन सी चीजें जो पित्त बढ़ाती है, तो उसमें है मैंगो, पपाया, ऑरेंज, इन सब के वजह से, पाइनएप्पल, इन सब की वजह से पित्त दोष बढ़ता है। इसलिए जब भी आपके शरीर में कोई पित्त की बीमारी हो तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। उसके बाद कफ बढ़ाने वाली कौन सी चीजें, तो कोकोनट मिल्क और कोकोनट वाटर, इससे शरीर में कफ बढ़ता है। इसलिए जब भी कफ की बीमारियां हो तो नारियल पानी हमको नहीं लेना चाहिए। और कफ में आप ऑरेंज ले सकते हैं, नींबू भी ले सकते हैं, ग्रीन मैंगो भी ले सकते हैं, वाटरमेलन भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपके शरीर में अगर सर्टन लेवल के ऊपर वात, पित्त और कफ दोष बढ़ गया है तो उसको शरीर के बाहर निकालना बहुत जरूरी है। और आयुर्वेद में उसके लिए पंचकर्म कहा गया है। ये पंचकर्म क्या होता है, जैसे मान लो आपके शरीर में वात बढ़ गया है, और जनरली आप देखेंगे कि जो रेनी सीजन का शुरुआत का पीरियड होता है, इसमें वात की बीमारियां काफी बढ़ती है। जैसे कि आपके सांधों में सूजन आ जाएगी, आपके शरीर में अकड़न होगी, पीठ में दर्द होगा। तो इसके अंदर बस्ती चिकित्सा बोली हुई है। बस्ती चिकित्सा क्या होती है, उसके क्या फायदे, मैं अगले स्लाइड्स में आपको बताने वाला हूँ। तो इससे वात दोष से आपके बस्ती से आपका वात दोष कंट्रोल हो सकता है। पित्त में अगर आपके शरीर में पित्त की बीमारियां हो गई है या फिर पित्त दोष बढ़ गया है तो उसके लिए विरेचन चिकित्सा बोली गई है। जनरली हम देखते हैं कि सितंबर अक्टूबर महीने के अंदर, जब आयुर्वेद में इसको शरद ऋतु बोला है, शरद ऋतु में पित्त की बीमारियां होती है, या फिर इस क्लाइमेटिक चेंजेस कुछ ऐसे होते हैं कि इसकी वजह से आपके शरीर में पित्त बढ़ जाता है। तो इस समय आपको पित्त वर्धक आहार नहीं लेना चाहिए, वो कम कर देना चाहिए। और साथ में विरेचन चिकित्सा होती है जिसके द्वारा हम पित्त को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये चिकित्सा हमें करनी चाहिए। उसके बाद कफ, कफ में हम वमन करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं कि 4-5 दिन हमको एक मेडिकेटेड हम पेशेंट को घी देते हैं, और उसके बाद उल्टी से उसके शरीर का कफ पूरा बाहर निकाल देते हैं। उससे शरीर में जो कफ बनाने वाली सिस्टम वो रेगुलेट होती है, प्रॉपर होती है, फिर शरीर में बार बार कफ का बनना बंद हो जाता है। तो जनरली हम देखते हैं कि फरवरी से लेकर अप्रैल महीने तक ये वसंत ऋतु रहता है, और उस वक्त हमारे शरीर में कफ का विलयन होता है, यानी कफ ज्यादा बढ़ता है। तो इस दरमियान हमको कफ बढ़ाने वाली चीजें, मैं फिर से बोलता हूँ, सितंबर से अक्टूबर महीना शरद ऋतु पित्त बढ़ाता है, इसमें विरेचन करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल महीने तक हमारे शरीर में कफ बढ़ता है, तो इस वक्त हमको वमन करना चाहिए। जैसे कि नेचुरोपैथी में भी वमन करवाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में एक अलग तरीके का एक पूरा प्रोसीजर होता है जिससे शरीर में हानि नहीं पहुंचती और इसका काफी फायदा होता है। और जिनको बार बार कुछ बीमारियां होते हैं उससे भी इसका काफी फायदा देखने को मिलता है। तो वसंत ऋतु यानी फरवरी से अप्रैल महीने तक ये वमन करना चाहिए। तो आयुर्वेद में पंचकर्म के अंदर 5 प्रोसीजर बोली है जो अलग अलग दोषों पे और अलग अलग वक्त में काम आती है। जैसे इसमें वमन, विरेचन, नश्य, बस्ती और रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण से हम क्या करते हैं कि शरीर से खराब हुआ खून बाहर निकलते हैं। हम किसी के घर में जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक से एक ब्रांडेड टॉयलेट क्लीनर या फिर फर्श को क्लीन करने वाली चीजें देखते हैं, लेकिन आपने कभी आपके शरीर की शुद्धि की है? क्या आपने आपके शरीर की शुद्धि कभी की है? नहीं। शरीर की शुद्धि करने के बारे में कभी सोचा है? घर तो शुद्ध कर लेते हैं, टॉयलेट भी बहुत आपको साफ सफाई वाला होना है, वो तो जरूरी है, लेकिन वो सफाई वाला चाहिए, उसके लिए ब्रांडेड प्रोडक्ट भी चाहिए, लेकिन शरीर को शुद्ध हम नहीं करेंगे। तो लेकिन यही वजह है कि हमारे शरीर में आजकल बीमारियां बढ़ रही है। इसलिए शरीर शुद्ध करना बहुत जरूरी है, और शरीर शुद्ध होता है पंचकर्म द्वारा। ये देखिए, ये हमारा पूरा शरीर का अंदर का अवयव इसमें दिखाई देते हैं। तो ये क्या क्या करते हैं मैं अगले स्लाइड में आपको बताता हूँ। बस्ती चिकित्सा होती है जिसको आयुर्वेद में या फिर जनरल लैंग्वेज में पब्लिक ये समझती है कि इसको इनेमा कहा जाता है। इसके बारे में काफी भ्रांतियां है। कुछ लोग, जब भी हम वात दोष की मुख्य चिकित्सा बस्ती है, अभी जो वात का पीरियड चल रहा है इसलिए मैं इस पे ही ज्यादा बोलूंगा। तो हम देखते हैं कि बस्ती यानी इनेमा लोग समझते हैं। लोग बोलते हैं कि सर हमारा तो पेट साफ होता है, हमको इनेमा की जरूरत नहीं है। लेकिन बस्ती जो सोप वाटर इनेमा वगैरह देते हैं उससे सिर्फ पेट साफ होता है, लेकिन बस्ती चिकित्सा से आपका वात कंट्रोल होता है। आपके वात दोष जो होता है
और वही आपका शरीर चलाता है, क्योंकि पित्त और कफ उतना कंट्रोल नहीं करता, लेकिन आपका शरीर जो वात है, नर्वस सिस्टम है, वो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। तो उसका सही मात्रा में रहना बहुत जरूरी है, और उसके लिए बस्ती चिकित्सा मेन चिकित्सा होती है। तो साल में एक बार आप बस्ती का अगर 8 दिन का कोर्स करते हैं तो आपको काफी हद तक बीमारियां कम होती है। आपको ये ठहराना है कि आपको ये जो लेफ्ट साइड में मैंने फिगर दिखाई, इंजेक्शन गोलियां साल भर खाते रहना है या फिर पूरा स्वस्थ रहना है। अगर आपको पूरा स्वस्थ रहना है तो आपको ये बस्ती चिकित्सा या फिर पंचकर्मादि चिकित्सा करना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि हम जो ये जो डायग्राम राइट साइड में मैंने दिखाई है, इसमें हम बस्ती द्रव्य जब अंदर छोड़ते हैं तो बस्ती के जो द्रव्य रहते हैं वो पूरे शरीर में एब्सॉर्ब हो जाते हैं, और हमारे शरीर में जहां भी गंदगी होती है वहां से वो खींच के पेट में लाती है और पेट से बाहर निकालती है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। अगर आपको करना है तो ये बस्ती चिकित्सा बहुत कारगर साबित होती है, जिसमें आपका लीवर का फंक्शन सुधरता है, आंतड़ों का पाचक स्त्राव प्रॉपर होता है। उसके बाद आपके जो खाना आप खाते हैं जिसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो हमारे शरीर में विटामिन की जरूरत होती है, वो पूरी अगर आपको लगता है कि वो रिक्वायरमेंट पूरी हो तो उसके लिए आपको ये बस्ती चिकित्सा के द्वारा काफी बेनिफिट मिलता है। इससे आपका आंतों का शोषण भी सुधरता है। मैं ये सब आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अगर इसका फायदा क्या होता है ये समझ में आएगा तो आप इसको करने के लिए राजी हो जाएंगे। अब हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि ये बस्ती के क्या क्या उपयोग होते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि बस्ती चिकित्सा द्वारा हम क्या करते हैं कि आधा से 1 लीटर काढ़ा आपके आंतों के अंदर छोड़ते हैं। आंतों के अंदर जाने के बाद वो आपके शरीर का जितना भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलता है। उसके बाद आपके शरीर में हम देखते हैं कि बस्ती देने के बाद पेशेंट में कई दिनों पुराना मल जो रहता है वो गठानों के रूप में बाहर निकलते हुए हमने पेशेंट बोलते हैं कि साहब इतनी गठान युक्त हमारे को लैट्रिन हुई बस्ती देने के बाद। और आपके शरीर में जो मृत पेशियां रहती है आंतड़ों को चिपकी हुई वो भी बाहर निकलती है। और बस्ती देने के बाद आपके पाचक स्त्राव जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पाचक स्त्राव जो होते हैं वो अच्छी तरह से सीक्रेट होते हैं, तो उसके वजह से आपका खाना भी अच्छा हजम होता है। जो लोगों का पेट भारी रहता है वो पेट भारी होना कम हो जाता है। तो इससे आपके आंतों का पाचक स्त्राव प्रॉपर सिक्रेशन होता है, और आप जो खाते हैं उसका एब्सॉर्प्शन यानी शोषण भी शरीर में सही तरीके से होते हैं। और आजकल हम देखते हैं कि बहुत लोगों को विटामिन B12 की और विटामिन D की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। हम खाते तो बहुत है लेकिन मिलता नहीं है। तो नहीं मिलने का वजह है आपके आंतों में एक प्रकार का लेपित हो जाना। तो उसको हटाने के लिए बस्ती चिकित्सा काफी कारगर होती है, काफी फायदेमंद होती है। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में या फिर यंग लोगों के अंदर बाल झड़ने की काफी समस्या देखी जाती है। तो लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया है वो लेप, शैम्पू, तेल आदि ले लेते हैं। कंडीशनर्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उनको लगता है कि इन सब चीजों से आपके बालों की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन सिर्फ तेल और शैम्पू लगाने से आपके बाल ठीक नहीं होने वाले। बालों को बढ़ने के लिए कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कुछ विटामिन की जरूरत होती है, वो शरीर में नहीं पहुंचते। आप खाने में तो लेते हैं लेकिन शरीर को मिलते नहीं है, तो उसकी वजह से मेन बालों की समस्या होती है। या फिर बालों के अंदर या लोकल कुछ ऐसी वात पित्त कफ दोष का जमा हो जाना होता है, उसकी वजह से आपको ये बालों की समस्या होती है। तो पंचकर्म द्वारा क्या होता है कि आप जो खा रहे हैं बालों के लिए जो आवश्यक विटामिन है वो प्रॉपर तरीके से मिलते हैं और उससे उसका फायदा होता है। और बालों के लिए एक लोकल हम ट्रीटमेंट करते हैं, लोकल पंचकर्म होता है जिसमें मसाज टीम करते हैं। तो वहां से वहां का पित्त और कफ ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है और वहां से वो बाहर फेंक दिया जाता है। तो उसकी वजह से भी आपके बालों की समस्या का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आजकल हमको कोई भी बीमारी हो गई, कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज हो गया, डायरिया हो गया या फिर वोमिटिंग हो रही है, तो तुरंत हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी एंटीबायोटिक्स लिख के दे देते हैं। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो एंटीबायोटिक लेना जरूरी भी होता है। जैसे कि टीबी का पेशेंट हो, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बर्न हो गया है, तो इन केसेस में आपको एंटीबायोटिक लेना ही है। लेकिन हर बीमारी के लिए हर बार एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। कुछ बीमारियां अपने आप भी ठीक हो सकती है। एंटीबायोटिक लेने की वजह से हमारे शरीर के अंदर कुछ यूजफुल बैक्टीरिया रहते हैं, कुछ यूजफुल जीवाणु रहते हैं, वो जीवाणु खत्म हो जाते हैं और हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। तो उसको प्रॉपर तरीके से रखने के लिए हमको हर बार एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक लेने के बाद जनरली लोगों में देखा जाता है कि डकार आने का प्रमाण बढ़ जाता है, पेट भारी लगता है, क्योंकि डाइजेशन ठीक से नहीं होता है। हमारे शरीर में आंतों के अंदर पचन के जो अलग अलग तंत्र होते हैं, पहले आमाशय में पचन होता है, फिर ड्यूडेनम में होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ यूजफुल बैक्टीरिया रहते हैं जिसको हम मित्र कृमि कहते हैं। तो वो हमारा खाने को पचाते हैं, तो गैसेस से डकार पैदा नहीं होने देते। तो फिर ये एंटीबायोटिक लेने की वजह से वो भी मर जाते हैं और फिर हमारा पाचन तंत्र बिगड़ता है और यहाँ से बीमारियों को जो शुरुआत होती है तो वो चक्कर चलते ही रहता है।
इसको अगर खत्म करना है तो आपको पंचकर्म द्वारा शरीर शोधन करना चाहिए, और आयुर्वेद में जो डाइट बोला है उसी तरह से डाइट लेना चाहिए। तो बस्ती चिकित्सा से और क्या वात कैसे कम होता है? जनरली बस्ती चिकित्सा करने के बाद हम देखते हैं कि विटामिन B1 नसों के लिए मजबूती के लिए बहुत जरूरी रहता है, और बस्ती चिकित्सा करने के बाद विटामिन B1 की लेवल आपके शरीर में अपने आप बढ़ जाती है। नसों के अंदर, नर्व्स के अंदर एक माइलिन शीथ होती है, एक प्रकार की परत होती है, वो परत का डीजनरेशन यानी झीज हो जाती है। तो उसके वजह से आपको नर्व्स के प्रॉब्लम, यानी मनकों के अंदर नर्व्स के प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते हैं। या फिर डीजनरेटिव डिस्क यानी स्लीप डिस्क वगैरह आप जो बोलते हैं, ये वात की ही बीमारी है। तो ये वात शरीर में बढ़ने की वजह से होते हैं। और बस्ती चिकित्सा में हम अलग अलग द्रव्य यूज करके, इसमें काफी तेल भी यूज करते हैं, कभी काढ़ा भी यूज करते हैं। तो अलग अलग इंडिकेशंस के हिसाब से, अलग अलग बीमारी के हिसाब से अलग अलग द्रव्य यूज करके हम उसको वात को कंट्रोल करते हैं, आपके नसों को मजबूत करते हैं। जो स्लीप डिस्क है उन जैसे प्रॉब्लम में भी बस्ती चिकित्सा कारगर साबित होती है। हम देखते हैं कि हमारे अवयव, हमें बुढ़ापा क्यों आता है कि हमारे शरीर के अंदर डीजनरेटिव प्रोसेस शुरू रहती है, और वो प्रोसेस होने की वजह से हमें बुढ़ापा आता है। तो इन बुढ़ापा या फिर हमारे ऑर्गन बूढ़े हो जाते हैं, तो इन ऑर्गन को अगर हमको तरुण रखना है तो ये बस्ती चिकित्सा इस ऑर्गन को तरुण रखने में भी, यानी युवा अवस्था रखने में भी कारगर होती है। यानी हमारे ऑर्गन जैसे थे वैसे ही रहते हैं। इसलिए साल में एक बार अगर बस्ती करते तो आपको काफी फायदा होता है। तो कौन सी वात की बीमारियां जिसमें बस्ती कारगर होती है? जैसे मनकों की बीमारियां, स्लीप डिस्क आदि है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, नी अर्थराइटिस है, उसके बाद सांधेवात है, आमवात है। इसमें बस्ती चिकित्सा काफी फायदेमंद होती है। तो संधिवात का मतलब होता है कि जॉइंट में, सभी जॉइंट में पेन होना। और आमवात, देखो वात की अलग अलग बीमारियां होती है। सांधेवात अलग चीज है, आमवात अलग चीज है। आमवात में आपको क्या होगा कि सुबह उठने के बाद शरीर में अकड़न रहेगी। सांधेवात में आपका दिन भर जोड़ों में दर्द रहेगा। लेकिन आमवात एक बहुत कठिन तरीके से ठीक होने वाली बीमारी है। इसके आपके जॉइंट्स के अंदर सूजन होगी, आपको शरीर में अकड़न रहेगी, सुबह उठने के बाद आपका शरीर पूरा अकड़ा हुआ रहेगा। तो ये आमवात के अंदर हम अलग तरीके से बस्ती देते हैं, और संधिवात में अलग तरीके से बस्ती देते हैं। इसलिए बस्ती चिकित्सा भी आप सही जगह से करेंगे तो ही आपको इसका फायदा मिलता है। अगर आपके हड्डी में गैप है, हड्डी के मनकों की हड्डी अगर गादी अगर सरक गई हो, तो उसके अंदर भी बस्ती चिकित्सा काफी कारगर साबित होती है। किडनी की बीमारियां, आजकल हम देखते हैं कि किडनी की बीमारियां काफी बढ़ गई है। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि सीरम क्रिएटिनिन 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक 11 तक हो जाता है। तो मैंने देखा है कि बस्ती चिकित्सा करने के बाद ये क्रिएटिनिन का लेवल भी कम हो जाता है। मेरे पास काफी वनी से पेशेंट आते हैं। अभी वनी में मैंने एक ऐसे ही व्याख्यान दिया था, जब हमारे आलोक मुनि जी महाराज साहब वहां पे थे, तो वो लोगों ने व्याख्यान सुना और वो बस्ती करने को वनी से यहाँ आते थे, और उनका सीरम क्रिएटिनिन काफी कम हो गया। तो किडनी की बीमारियां में भी ये बस्ती चिकित्सा काफी कारगर साबित होती है। हार्ट डिसीज में भी बस्ती काम में आती है। हाँ, बस्ती चिकित्सा स्त्रियों के विकार में काफी कारगर होती है, क्योंकि ये जो स्त्रियों का गर्भाशय के हिस्सा रहता है, वो उसी बस्ती, जहाँ बस्ती हमारी पहुंचती है, तो वहीं ये होने की वजह से गर्भाशय के जितने भी विकार है स्त्रियों के अंदर के, उसमें बस्ती चिकित्सा कारगर साबित होती है। कुछ लोगों के अंदर बार बार बीमारी आती है, जैसे कि सोरियासिस है, दवा लिया, कुछ दिन दवा लिया, सोरियासिस ठीक हो गया, 4-5 साल के बाद फिर आता है। तो ऐसी कुछ बीमारियां, कुछ लोगों को बार बार बुखार आता है। तो ऐसे बार बार जो बीमारियां होती है शरीर के अंदर, उसके अंदर एक बार हम शरीर शोधन कर लेते शरीर में उपस्थित वात, पित्त, कफ हम बाहर निकाल देते हैं। लेकिन उसके बाद ये बीमारियां फिर से ना आए, इसलिए स्पेशल टाइप के बस्ती हम देते हैं। बस्ती मतलब इनेमा देते हैं, और उसके वजह से भी बार बार आने वाली जैसे सोरियासिस आदि जैसी भी बीमारियां कम हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि फीमेल्स के अंदर जो बीमारी आती है, जैसे कि इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व, बांझपन जिसको बोलते हैं, ये बस्ती चिकित्सा करने के बाद ठीक होता है। ऐसे कई पेशेंट में हमने देखा है, हमारे पास कई पेशेंट आते हैं। उसके बाद गर्भाशय के विकार है, कुछ लोगों को पीरियड्स के प्रॉब्लम होते हैं जनरली फीमेल्स के अंदर, तो बस्ती चिकित्सा देने के बाद उनके पीरियड्स भी रेगुलर होते हैं, उस दरमियान जो पेन होता है वो भी कम होता है। पीसीओडी, आजकल ये बीमारियां काफी यंग लड़कियों में भी देखी जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवरिन डिसीज, यानी एक प्रकार की सिस्ट आपके गर्भाशय के अंदर तैयार हो जाती है, उसके वजह से फिर आपका मोटापा आना शुरू हो जाता है। फिर कितना भी आप वजन कम करने वाली चिकित्सा कर लो, वजन कम नहीं होता। तो इसमें बस्ती चिकित्सा काफी कारगर होती है। इसलिए बस्ती चिकित्सा करने के बाद आपकी पीसीओडी जैसी समस्याएं भी हल होती है। बस्ती चिकित्सा, इनिमा बोलने के बाद लोग बोलते हैं कि हमारा पेट तो साफ होता है, तो हमको इनिमा की कोई जरूरत नहीं है।
तो हम रोज कायम चूर्ण या फिर कोई भी ऐसा पेट साफ होने वाली दवा मेडिकल पे जाके ले लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं ये रोज पेट साफ होने वाली दवा लेने से क्या गंभीर शरीर में परिणाम होते हैं। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, इसलिए आपको पचन ठीक करना चाहिए। अगर पचन आपका ठीक है तो आपका पेट अपने आप साफ होता है। अगर आपको रोज कायम चूर्ण या पेट साफ होने वाली दवा लेने की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब आपका पेट खराब है। अगर आपका पेट खराब है तो आपको पाचन सही तरीके से करने वाली दवाई लेने की जरूरत होती है। वो दवाई अगर आप कर ले तो आपका पेट अपने आप साफ होता है। तो रोज रोज कायम चूर्ण या फिर ऐसी पेट साफ करने वाली दवाई लेने से आपके शरीर में क्या होता है, तो आपका आंतों का जो है वो ल्यूब्रिकेशन अंदर का खत्म हो जाता है, उसका टोन चले जाता है। तो उसकी वजह से आपका पेट साफ होने का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता और बढ़ते जाता है। तो ये चक्कर आपका चलते जाता है। इसको अगर आपको रोकना है तो क्या करना है कि बस्ती में हम कुछ ऐसे ऑयल यूज करते हैं जिसकी वजह से आपके हाथों में जो रूखापन आ जाता है, जिसकी वजह से आपका पेट साफ नहीं होता है, उसको हम ल्यूब्रिकेशन देते हैं। जैसे हम बॉडी के अंदर ऑयल अगर खत्म हो जाता है गाड़ी के अंदर, तो हम उसमें ऑयल छोड़ते हैं ना, तो उसी तरीके से ऑयल छोड़ के उस हाथों में हमका रूखापन उसका खत्म करते हैं, ल्यूब्रिकेशन करते हैं। बस्ती चिकित्सा के द्वारा आपके हाथों का टोन जो होता है वो खत्म जो हो चुका था वो ठीक किया जाता है। यानी आपके हाथों का फंक्शन प्रॉपर करना ये बस्ती का काम है। बस्ती चिकित्सा और भी कई बीमारियों में काम करते हैं, खासकर बच्चों के अंदर जो कृमि होते हैं। बहुत से बार क्या होता है, पेट दर्द अगर हो तो ही कृमि है, ऐसे जनरली माँ बाप का समझ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी लक्षण आपको बताते हैं कि आपके बच्चे में कृमि है। अगर आपके बच्चे का खाना कम हो गया है या फिर वो बहुत ज्यादा खाना खा रहा हो, वोमिटिंग करता हो बार बार, या फिर बार बार सर्दी रहती हो, इसका कारण भी कृमि हो सकता है। शैया मूत्रता यानी गादी में अगर वो पेशाब करता है तो इसका मतलब उसके शरीर में कृमि है बच्चे के। तो ये जो बस्ती, इसके अंदर हम 2 ही दिन का बस्ती होता है, वो बस्ती देने से आपके शरीर में, बच्चों के शरीर में जो कृमि होते हैं वो उसको हम खत्म कर सकते हैं। ये बस्ती कितने दिन देना चाहिए, तो ये बस्ती चिकित्सा है, आपके क्या बीमारी है, आपके शरीर में वात कितनी मात्रा में बढ़ा हुआ है, ये सब इस पे डिपेंड करता है। तो बस्ती के हमने अभी तक देखा कि बस्ती के द्वारा क्या क्या बीमारियां ठीक हो सकती है। तो बस्ती से आपका पूरा वात कंट्रोल हो सकता है, वर्म्स की बीमारी ठीक हो सकती है, बोन्स की जितनी भी बीमारी, हड्डियों की जितनी भी बीमारियां हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी के अंदर विटामिन डी की कमतरता या फिर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी देखते हैं, वो भी बस्ती चिकित्सा द्वारा ठीक की जा सकती है। किडनी की बीमारियां, लीवर की बीमारियां, आंतों की बीमारियां, इसमें बस्ती चिकित्सा काफी कारगर साबित होता है। अभी वात का पीरियड चल रहा है, इसलिए मैं बस्ती पे आपको ज्यादा बता रहा हूँ। तो आपको शायद अभी तक समझ में आ गया होगा कि बस्ती चिकित्सा द्वारा क्या क्या बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं। आनंदमल जी अंकल, समय है ना? और अभी कंटिन्यू कर सकते आनंदमल हैं अंकल, सेठी अंकल जी, हाँ जी, समय है ना? अभी बोलना है ना? और हाँ हाँ है, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, आवाज आ रही है ना ठीक से? आ रही है। हाँ ठीक है। आयुर्वेद के अंदर ऐसा बोला गया है कि बीमारियां 2 तरह की, एक तो शारीरिक और दूसरी मानसिक। तो यानी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, बहुत सी बीमारियां होती है वो स्ट्रेस के कारण होती है। और स्ट्रेस होने की वजह से क्या क्या होता है, ये डायग्राम में हम देखेंगे कि आपकी जितनी भी अंतस्रावीय ग्रंथियां हैं, जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम है, थायराइड आदि ग्लैंड है, इस स्ट्रेस की वजह से अपना सिक्रेशन प्रॉपर नहीं कर पाती या फिर इनका सिक्रेशन में गड़बड़ हो जाता है, और उसकी वजह से हमको काफी बीमारियां होती है। हमारा नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। और आज के दौर में हमको जब इम्यूनिटी के बारे में पता चला, तो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे देता हूँ। जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अगर आप स्ट्रेस प्रॉपर रखें, स्ट्रेस अगर आपका कम है तो ही आपकी इम्यूनिटी ठीक रहती है। यानी सिर्फ दवाइयां लेने से इम्यूनिटी नहीं ठीक रहती, आपको स्ट्रेस कम लेना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रेस कैसे कम होगा, तो वो होगा योगा और मेडिटेशन से। आनंदमल जी अंकल आपको रोज योगा मेडिटेशन करवाते हैं, रोज मैसेज भेजते हैं, बहुत से लोग ज्वाइन भी नहीं होते और रेगुलर करते भी नहीं है। तो मैं आप सबको यहाँ से निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके क्लास आप रोज अटेंड करिए और योगा मेडिटेशन करिए। योगा और मेडिटेशन के आप अगर 2 दिन में 2 सेशन कर लेते हैं तो आपके शरीर का पूरा स्ट्रेस कम हो जाता है, हार्मोन्स प्रॉपर सीक्रेट होते हैं और आपको प्रॉपर तरीके से आपकी इम्यूनिटी भी ग्रो हो सकती है। इसलिए मेडिटेशन और योगा कंपलसरी है। ये अद्रव्यभूत चिकित्सा है और इसका वर्णन आयुर्वेद में भी आया हुआ है।
आयुर्वेद और योगा ये साथ में चलते हैं। तो आपको योगा और मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, सिर्फ दवाइयों से या फिर अच्छा आहार लेने से नहीं होगा। 15 मिनट का मेडिटेशन का आपका सेशन रोज आपको करना बहुत जरूरी है। आज लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, आज तो समय ही समय, कोरोना ने बहुत समय दिया है आपको। और स्ट्रेस बढ़ाने वाली सबसे बड़ी चीज अगर आज के दौर में कोई लगेंगी तो वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया यानी हम लोगों का स्टेटस देखते हैं, अरे यार उसकी फोटो तो बहुत अच्छी आई है, आज उसने ये खाना बनाया, आज तो मैं वो खाना बनाऊंगी फिर। लेडीज में काफी देखा जाता है, तो इसकी वजह से भी स्ट्रेस बढ़ जाता है लोगों का। तो सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना बच के रहिए, इसका उपयोग अच्छे काम के लिए करिए। और दिन में केवल आप 2 बार खाना, फ्रीक्वेंट मील अवॉइड करिए। फ्रीक्वेंट जो लोग को, कुछ लोग हैं जो बार बार खाना खाते रहते हैं 2-2 घंटे से, तो आपको फ्रीक्वेंट मील अवॉइड करना चाहते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं वो दिन में 3 बार खाना खा सकते हैं, काम जो करते हैं तो वो लोग 3 बार खाना खा सकते हैं, लेकिन जो लोग कम काम करते हैं उन्हें दिन में 2 ही बार खाना चाहिए। तो फ्रीक्वेंट मील से काफी बीमारियां बढ़ती है, ये बात भी ध्यान रखना चाहिए। तो स्ट्रेस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया अभी, योगा और मेडिटेशन ये सबसे मेन चिकित्सा है। इसके बाद अगर इससे भी अगर आपका स्ट्रेस कंट्रोल नहीं होता है तो आयुर्वेद के अंदर एक शिरोधारा चिकित्सा बोली है। इसके अंदर हम मेडिकेटेड हर पर्सन के हिसाब से एक अलग ऑयल बनाते हैं और उसकी शिरोधारा करते हैं, यानी इस पिक्चर में जैसे डायग्राम में दिखाया है उस तरीके से हम उसके फोरहेड पे यानी कपाल के भाग पे आधा से पौन घंटा तक एक विशिष्ट औषधियों का तेल छोड़ते। तो उससे क्या होता है, ये शिरोधारा आपके अंतःस्रावी ग्रंथि यानी जो मास्टर ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उस पे काम करती है। तो आपके 3 दिन या 5 दिन आपको शिरोधारा कर ले तो आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में पहुंच गए, इतना अच्छा फीलिंग इस शिरोधारा करने के बाद होता है। तो जिनको चिंता की वजह से बीमारियां हुई है, जैसे कि हाइपरटेंशन भी चिंता की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, तो उनका हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर भी शिरोधारा की वजह से ठीक होता है, क्योंकि ये सबसे मेन यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड की कही गई है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपनी किताबों में पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए काफी प्रेक्षा ध्यान भी बोला है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम ये शिरोधारा करती है। तो मैं जो पेशेंट्स है खासकर जिनको स्ट्रेस ज्यादा है, तो इन्होंने शिरोधारा हफ्ते में 1 बार या फिर कंटिन्यू 3 दिन भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये शिरोधारा काफी काम की चीज है। और आयुर्वेद में बोला है चिंत्यानाम च अति चिंतना, जो लोग बार बार सोचते रहते हैं उनको बीमारियां ज्यादा होती है, तो उनको सोचना कम करना चाहिए और स्ट्रेस कम करना चाहिए। जैसे कि अनीता मैडम ने मुझे बोला है कि थोड़ा काढ़े के बारे में बोलना, तो मैंने वो स्लाइड डाली है। देखिए कोई भी चिकित्सा हम लेते हैं तो आयुर्वेद डॉक्टर को कंसल्ट करके लेना चाहिए। घरगुती इलाज भी अगर हमको करना है तो भी डॉक्टर के कंसल्ट से लेना चाहिए। आप ये जो काढ़ा, आयुष काढ़ा आजकल घूम रहा है, लोग घर पे पैसे बचाने के चक्कर में बोलिए या फिर जाने का समय नहीं होने की वजह से बोलिए घर पे ही काढ़ा बना लेते। तो एक आयुर्वेद आयुष काढ़ा जो बोला गया है, इसमें काली मिरी होती है, उसके बाद सौंठ होती है, दालचीनी होती है। ये चीजें गर्म है, ये कुछ हद तक कुछ दिनों तक लेने तक ठीक है, लेकिन आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी औषधियां है जो आप नित्य सेवन कर सकते हैं, रोज ले सकते हैं। लेकिन ये जो आयुष काढ़ा है जिसके अंदर काली मिरी गिरती है, ये खासकर पित्त प्रकृति के लोग या फिर ये नियमित सेवन करने की चीज नहीं है, ध्यान में रखिए। आयुष काढ़ा भी अलग अलग तरीके हो सकता है। जिस आयुष काढ़े के अंदर काली मिरी का प्रमाण ज्यादा है वो आपको सेवन ज्यादा दिन तक नहीं करना है, ये बात आप गाढ़ बांध लीजिए। तो आपको अगर इम्यूनिटी बढ़ाने की अगर इच्छा है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप किसी आयुर्वेदिक आपके नजदीक के या पहचान के आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, सही तरीके से आपका शरीर शोधन करिए, यानी पंचकर्म द्वारा आपके शरीर में जो उपस्थित वात पित्त कफ है, अगर पित्त कफ बढ़ा हुआ है तो इम्यूनिटी की दवा आप कितनी लीजिए कोई फायदा नहीं होगा। आपको शरीर को शोधन कर लीजिए, बाद में इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई आप लीजिए। इम्यूनिटी के लिए जैसे मैंने अभी तो बोला कि आपका स्ट्रेस लेवल शरीर का कम होना बहुत जरूरी है, यानी मेंटल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, और वो होती है योगा और मेडिटेशन से। इसलिए आनंदमल जी की क्लास अटेंड कीजिए। उसके बाद सही तरीके से डॉक्टर के पास जाके आपके लिए जो आवश्यक इम्यूनिटी बढ़ाने वाला द्रव्य है, आयुर्वेद में क्या बोला गया है कि हम नाड़ी चेक करके भी ये बताते हैं हमारे क्लिनिक में कि आपको कौन सा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला द्रव्य सूट करेगा, या फिर आपको सिस्टम के हिसाब से कौन सा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला। आयुर्वेद में हर सिस्टम के हिसाब से इम्यूनिटी वाला ड्रग बोला गया है। यानी आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो अर्जुन बेस्ट है ना। आपको श्वसन संस्था का यानी श्वास का प्रॉब्लम है तो आपके लिए ज्येष्ठम और पिपली बेस्ट है। ये रसायन द्रव्य है, लेकिन हर पेशेंट के हिसाब से ये अलग अलग द्रव्य बोले गए हैं।
कुछ कॉमन इम्यूनिटी बढ़ाने वाले द्रव्य होते हैं, जैसे कि गिलोय यानी गुड़वेल, उसके बाद रसायन चूर्ण, च्यवनप्राश आप रोज 1 चम्मच सेवन कर सकते हैं। आंवला जैसा पदार्थ है वो भी इम्यूनिटी बढ़ाता है। हरड़ा, बाल हिरड़ा बहुत अच्छा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला द्रव्य है और इसके साथ पेट भी साफ करता है। उसके बाद ज्येष्ठ मध है ना, ज्येष्ठ मध का चूर्ण भी आप सेवन करते हैं, तो इससे भी आपका पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी ठीक रहती है और आपका जो है इम्यूनिटी भी बढ़ती है। उसके बाद है अश्वगंधा, जिनको श्वसन संस्था का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन संस्था के विकार बार बार होते हैं, बार बार सर्दी होती है, उनके लिए अश्वगंधा जैसे द्रव्य बहुत कारगर साबित होते हैं। आयुर्वेद के अंदर ये नश्य चिकित्सा बोलती है, यानी अनु तेल या पंचेंद्रिय वर्धन तेल जैसे दवाइयों से बना हुआ तेल हमारे क्लिनिक में उपलब्ध है। उन तेल के 4-4 बूंदे अगर आप नाक में डालते हैं तो आपको वायरस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये कुछ कॉमन इम्यूनिटी बढ़ाने वाले द्रव्य है, जैसे कि मैंने, हाँ अंकल बोलिए। बहुत से लोगों की जिज्ञासाएं भी है, तो हमें प्रश्न क्वेश्चन आंसर आवर भी रखना है 15 मिनट। हाँ खत्म ही हो रहा है अभी, क्वेश्चन आंसर के लिए पूरा समय दूंगा मैं। तो इसके अंदर ये जो टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया यानी गुड़वेल, जो ये जो वनस्पति है ये बहुत ही काम की है, इससे इम्यूनिटी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ती है। ये देखो, ये गुड़वेल का पत्ता इस तरीके से होता है, ये आप आपके घर में भी लगा सकते हैं। मेरे घर में ये प्लांट मैंने लगाया और काफी पेशेंट को भी मैं देता हूँ। इसका रस रेडीमेड भी मिलता है, कई IMC जैसी कंपनियों का, बहुत अच्छा होता है वो। अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी काफी अच्छी रहती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या शरीर स्वस्थ के लिए क्या होना चाहिए, तो आपका एक डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद कुछ रेसिपी में ऐसे मॉडिफिकेशन हमको करना पड़ता है, जैसे मैंने बोला कि हर ऋतु के अंदर हमको अलग अलग रेसिपी यूज करना चाहिए। 12 महीने आप एक ही जैसा डाइट नहीं ले सकते। प्रॉपर आपके विटामिन उसके डाइट में होना चाहिए ना, आप फ्रूट प्रॉपर ले लेना चाहिए। फास्टिंग मतलब बीच में आपके स्टमक को या हाथों को आराम देना जरूरी है, इसलिए फास्टिंग यानी उपवास भी करना जरूरी है। उसके बाद रोज मेडिटेशन करना जरूरी है। और आयुर्वेदिक कुछ होम रेमेडीज है जो मैं आपको आगे बताता हूँ, कुछ घरेलू नुस्खे जो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इम्यूनिटी बढ़ाना ये सिर्फ वायरस के अंदर ही जरूरी नहीं है, कैंसर जैसे पेशेंट में भी आजकल इम्यूनोथेरेपी दी जा रही है। यानी इतना रिसर्च करने के बाद अब कैंसर के जो एक्सपर्ट है वो इम्यूनोथेरेपी पे आ चुके हैं, यानी कैंसर के अंदर भी इम्यूनिटी का रोल है। तो अब हमारी इम्यूनिटी अगर अच्छी रही तो सब अच्छा होता है। धनिया, हमारे देखो ये जो चीजें मैंने यहाँ लिखी है सब घर पे, सभी के घर पे रहती है। ये घरेलू नुस्खे जो बता रहा हूँ मैं आपको, इसके अंदर धनिया का पाउडर होता है जनरली। तो धनिया, जिनके शरीर में पित्त बढ़ गया है, 1 चम्मच धनिया लीजिए, 1 गिलास पानी गर्म कीजिए, उसमें डालिए, रात भर रखिए, सुबह उठ के पी लीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपके शरीर का जो टॉक्सिन है वो पूरा बाहर भी निकलता है, शरीर का पित्त भी कम करता है। आपको अगर कुछ कफ की बीमारी होगी या फिर शरीर में सूजन है, लेकिन जो पित्त प्रकृति के लोग नहीं है, वो अगर अदरक और गुड़ साथ में मिला के गोली बना के सुबह उठ के लेते हैं तो आपके शरीर की सूजन भी कम होती है और आपका कफ की बीमारियां भी कम होती है। जिनके जॉइंट का प्रॉब्लम रहता है वो 1 चम्मच रोज अगर अलसी खाते हैं तो उनके जॉइंट में ऑयल प्रॉपर बनता है और वो भी जॉइंट्स के प्रॉब्लम भी ठीक होते हैं। जिनको पेट दर्द रहता है या फिर गैसेस का प्रॉब्लम रहता है, और 1 चम्मच अजवाइन भून के अगर आप गर्म पानी में डाल के लेते हैं तो आपको अजवाइन बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद अंजीर है जो आपके कैल्शियम का सोर्स पूरा करती है। रोज 2 अंजीर अगर खा ले तो आपको कैल्शियम की मात्रा प्रॉपर मिलती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं दूध इसलिए पीता हूँ कि उससे हमको कैल्शियम मिले, लेकिन बहुत से लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, वो हाई प्रोटीन रहता है तो उन्होंने ज्यादा नहीं लेना चाहिए। वाउडिंग, ये जो मैंने पिक्चर में बताया ये वाउडिंग का पिक्चर है। जिन बच्चों को पेट दर्द रहता है या कृमि रहते हैं या फिर वर्म्स रहते हैं, उनको अगर 2 से 3 ग्राम वाउडिंग दूध में उबाल के दे तो उनके बच्चों के कृमि बनना बंद हो जाते हैं, वर्म्स बनना बंद हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन घरेलू चीजें है। जैसे कि हल्दी है, हल्दी का दूध भी आप ले सकते हैं। जो लोग रात को जल्दी खाना खाते हैं वो रात को सोते समय हल्दी का दूध लेते हैं, उनके शरीर में इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है और कफ के विकार भी कंट्रोल में रहते हैं। तो अभी तक मैंने जो चीजें बताई है पंचकर्मा की या फिर घरेलू नुस्खे, इन सब के द्वारा अगर आप आपका शरीर अच्छा रखेंगे तो पूरा समाज स्वस्थ रहेगा, और समाज स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा। और हम यही चाहते हैं कि देश स्वस्थ रहे। तो बहुत से बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं होती है। अगर आप आपके अग्नि को पहचाने, उसके हिसाब से आहार विहार ले। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये लेक्चर सुनने के लिए।
और विशेषकर मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आनंदमल जी अंकल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से काफी देश भर से लोग इसमें ज्वाइन हुए हैं, अलग अलग जगह से मैं लोगों को यहाँ देख रहा हूँ, है ना। तो मेरे ख्याल से हाउसफुल शो रहा है, आनंदमल जी का शो वैसे भी हाउसफुल रहता है। तो ये जानकारी आप अपने तक मत सीमित रखिए, हो सके तो प्रसारित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपको माइक आपको सौंपता हूँ मैं। अभी कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर आंसर चालू कुछ करेंगे। क्वेश्चन होंगे किसी के। हाँ, मैं एक एक को जिनके हैंड, आप ऑप्शन में जाके हैंड रेज कीजिए, मैं एक एक करके आपको अनम्यूट करूंगा, आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले सीए आदित्य कोठारी, आदित्य जी कोठारी को अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी आदित्य जी, क्या क्वेश्चन है आपका? आदित्य जी कोठारी जी, बोलिए आपका क्वेश्चन क्या है, बोलिए। अनम्यूट हुए नहीं है, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट रुकिए डॉक्टर साहब। इसको फुल करो जल्दी। नहीं मुझे ये हो गया, रिड्यूस हो गया यहाँ से। आदित्य नहीं वहां से। आदित्य जी दिख नहीं रहे। कविता जी आप अपना सवाल पूछिए, आदित्य जी अनम्यूट नहीं हो पाए शायद। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ आ रही है, बोलिए। मुझे ये पूछना था कि आप गिलोय वगैरह का सेवन करना बताए हैं, पर इसकी विधि अगर नहीं मालूम है तो कैसे करें? गिलोय तो ले लूं, लेकिन गिलोय लेने का तरीका क्या होता है और कितनी मात्रा में लेना? तब हाँ मैं बताता हूँ आपको। देखिए, कोई भी दवाई होती है वो दवाई की तरह लेना चाहिए, खाने की तरह नहीं लेना चाहिए। एक तो इसके पत्ते इस तरीके से पत्ते होते हैं, ये 5 से 6 पत्ते लीजिए, या फिर इसका स्टेम, मैंने क्या बोलते हैं उसको, डंडी जो आती है, कांड जिसको बोलते हैं, स्टेम है। तो वो स्टेम 5 से 6 इंच तक लेना है। उसको आपको कूट लेना अच्छे तरीके से। फिर उसमें आप 150 ml पानी डालिए, उसको उबालिए, यानी आधा बचेगा इतना उबालना है, और फिर वो सुबह सुबह आपको सेवन करना है। लेकिन उसकी सेवन करने का यानी आप महीना भर कंटिन्यू नहीं ले सकते। 15 दिन कंटिन्यू सेवन कीजिए, फिर बीच में गैप दीजिए और फिर से सेवन कीजिए, तो ये चलेगा। लेकिन आप अगर कंटिन्यू लेते हैं तो इससे आपके शरीर में हानि पहुंच सकती है। और इसका रेडीमेड गिलोय स्वरस भी मिलता है, जैसा कि मेरे ख्याल से आनंदमल जी अंकल के पास से मैं काफी बार मंगवाता हूँ, उनके पास भी इसका गिलोय स्वरस उपलब्ध है। वो भी आप सेवन कर सकते हैं, या फिर घर में जड़ लगा के भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट राधा जी, राधा गाला, अपने आप को। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है, पूछिए जी। अच्छा सर, मैं राधा गाला फ्रॉम हैदराबाद। सर, मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम 10 ईयर्स से है, और मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को बताया है, आयुर्वेदिक चिकित्सा ली है, लेकिन मेरे को रोज एंटासिड की एक दवाई लेनी पड़ती है, कंपलसरी। अगर नहीं लिए तो मैं खा नहीं सकती। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 58। हाँ। देखो, एसिडिटी के 2 रीजन होते हैं। एक तो शरीर में पित्त का ज्यादा बनना, या फिर आपका डाइजेशन अगर ठीक नहीं है, जो आप खाना खाते हैं उससे भी आपके शरीर में अजीर्ण होता है, और वो अजीर्ण से एसिडिटी उत्पन्न होती है। तो इसमें से आपको क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में आपको मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा, तो आप मेरा नंबर नोट कीजिए, पर्सनल व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप। हाँ बोलिए सर। 9422 357 002। और मैंने फिर भी एक कुछ जनरल नियम बोल देता हूँ मैं। देखो, कुछ पित्त प्रकृति के लोग होते हैं जिनको सुबह उठने के बाद भूख लगती है और सर दर्द होना शुरू हो जाता है। उन लोगों ने सुबह सुबह कुछ भी खाना चाहिए, भूखा नहीं रहना चाहिए, कि उसके बाद एसिडिटी की शुरुआत हो जाती है। और दूसरा होता है आपकी यानी आपको मल साफ होना बहुत जरूरी है, आपका पेट साफ होना बहुत जरूरी है, उसकी वजह से भी एसिडिटी होती है। या फिर आपका अजीर्ण अगर होता हो तो उससे भी एसिडिटी होती है। तो आप सूंठ और आंवला और शक्कर मिक्स करके सुबह खा लीजिए, तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। जनरल फार्मूला है जैसे, लेकिन स्पेसिफिक सूंठ, आंवला और खड़ी शक्कर, सादी शक्कर नहीं खाना है। हाँ, शक्कर का यूज कम करना है। हाँ, खड़ी शक्कर लेना है। ये मिक्स कर लीजिए, आप सुबह खा लीजिए, आपका एसिडिटी काफी हद तक कम हो जाएगी। और एक पेट साफ होने की दवा उसके पहले ले लेना। एंडोस्कोपी भी करा ली, सब करा ली है, एवरी 2 इयर्स करा रहे हैं। व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट नीलम जी,
नीलम जी जैन, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरे हस्बैंड को गर्दन में प्रॉब्लम है, उसकी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, और वो कार्डियक पेशेंट भी है। फिर से बोलिए नीलम जी। मेरे हस्बैंड को नीलम जी फिर से बोलिए। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ आ रही है लेकिन कम है। मेरे हस्बैंड को कार्डियक पेशेंट है मेरे हस्बैंड। हमने उनका एंजियोग्राफी भी कराया। हाँ एंजियोग्राफी नॉर्मल आया। हाँ। हमने जैसे क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बताया गर्दन में प्रॉब्लम है उनकी, तो उसकी वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है उनको? क्या होता है? हाँ, सांस लेने में तकलीफ होती है। हाँ देखो, बहुत से बार क्या होता है, गर्दन का तकलीफ का संबंध जो होता है एसिडिटी से होता है। अगर उनको एसिडिटी हो तो उसकी वजह से भी गर्दन में दर्द होता है। इसलिए आपका पेट साफ रहना जरूरी है, और पित्त अगर बड़ा हो तो उसको कम करना पड़ता है। रही बात आपको अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो उसके लिए ये बस्ती चिकित्सा और एक अग्निकर्म चिकित्सा होता है। ये अगर कर ले तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आप कहाँ रहते हैं वैसे? कहाँ करा सकते हैं? कहाँ करा सकते हैं अपने ट्रीटमेंट? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हैदराबाद से बात कर जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ हैदराबाद। 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 मैं आपको हैदराबाद के मेरे परिचित डॉक्टर है, वहाँ पे मेरे दोस्त है, उनके पास आपको नंबर देता हूँ और उनसे बात भी कर लूंगा मैं। तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करिए, मैं आपको। अच्छा, मैं कांटेक्ट करें तो आप बता देंगे? मैंने फोन नंबर, सॉरी मैंने नंबर आपका लिख लिया है, कॉल करे तो आप बता देते कि कहाँ पे जाना? हाँ, आप मुझे कॉल करिए दोपहर के बाद में, मेरा क्लिनिक होने के बाद, फिर हम इस पे बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू जी। और कोई? कनक जैन। हाँ जय जिनेंद्र सर, मैं कनक बोल रही हूँ बॉम्बे से। जय जिनेंद्र। हाँ ना, मुझे दमा अस्थमा के लिए थोड़ा कुछ पूछना था। किस चीज के लिए? अस्थमा। हाँ अस्थमा। हाँ, मेरी एज 52 है। 52। और आपको कब से 52 वर्ष की है? मुझे ये लास्ट 3 साल से प्रॉब्लम हो रही है। सिर्फ 3 साल से ही है? हाँ। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, आप सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो। एक मिनट। हाँ। डॉक्टर साहब शायद कनेक्शन उनका। लगता है डॉक्टर साहब से हमारा कनेक्शन कट गया है। एक मिनट में कोशिश कर रहा हूँ वापस उनको जोड़ने की। हाँ हाँ, आप कोशिश करें। सुमिता जी। सुमिता जी, डॉक्टर साहब का कनेक्शन कटा हुआ है, सुमिता जी को जोड़ दो। सुमिता जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? डॉक्टर सुमिता चौंगड़। हाँ अंकल, बोलिए। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ गया है। हाँ, नेट का प्रॉब्लम। हाँ सर। हाँ बताइए, आपका क्वेश्चन बताइए फिर से। हाँ, मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है, लास्ट 3 साल से मुझे पता चल रहा है, और मेरी एज 52 है। आपको खाने को कितना समय लगता है? खाने में तो 10 मिनट में खा लेती हूँ मैं तो। यही सबसे बड़ा रीजन है आपका अस्थमा होने का। देखो, खाने को कम से कम 20 से 25 मिनट लगाना चाहिए, और इतना चबा के खाना चाहिए।
तो इससे क्या होता है, शरीर में कफ कफ बनता है और फिर लंग्स में जाके कफ का ये करता है, तो अपने लंग्स का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है, तो इससे अस्थमा होता है। इसलिए हम जो हिस्ट्री लेते हैं उसमें पूरा पूछते हैं पेशेंट को, क्या खाता है, कितना खाता है, कितना समय लगता है। तो आप खाने को 20 से 25 मिनट लगाइए। और रही बात चिकित्सा की, तो इसमें विरेचन और कुछ आयुर्वेदिक औषधियां जो बहुत अच्छा काम करती है, 2 से 3 महीने तक आपको लेना है। और बाद में आप अगर बंद भी कर दिए तो आपको अस्थमा की लाइफ लॉन्ग दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो मैं आपसे पर्सनली नंबर पे बात करूँ, आप मुझे बॉम्बे का बता दीजिएगा तो मैं वहां से गाइडलाइन ले लूंगी। ओके सर, थैंक यू। आप संपर्क करें। आदित्य पठारी जी हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। आदित्य जी अपना सवाल। हाँ आदित्य जी बोलिए। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। लोकल वालों के उत्तर है या सिर्फ हैदराबाद मुंबई वालों के? लोकल वाले के लिए हमेशा उपलब्ध है, बाहर के लोगों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है। मेरा प्रश्न ये है, हेलो, हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। बस्ती चिकित्सा में अपने को ऑफिस आना जाना ये हो सकता है क्या? मतलब चिकित्सा लिए देखो, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास आपको सिर्फ 1 घंटा देना है आपका, बाकी आप रूटीन काम करिए, रूटीन खाना खाइए, सब चलता है। आपको सिर्फ रोज 8 दिन चलता है, घंटे के लिए आना है। ओके, सुबह शाम कभी भी आ सकते हैं? कभी भी आ सकते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं, वो नियम हम पेशेंट को रोज बताते हैं। जैसे उसमें 1 दिन खाना खा के आना पड़ता है, 1 दिन भूखे पेट आना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद आदित्य जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। रुचि जैन, रुचि जैन। जय जिनेन्द्र। एक्चुअली मैं जानना चाहती थी कि जैसे बेसिकली मैंने जो समझा है कि वात पित्त कफ से ही हमारी सारी बीमारियां जुड़ी हुई होती हैं, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि हम अपनी बॉडी का शुद्धिकरण खुद घर में कर सकें किन्हीं ऐसी चीजों से? देखो, पेट साफ करना मतलब शरीर शुद्ध करना नहीं होता है। अगर शरीर, आपके शरीर में अगर वात पित्त कफ काफी मात्रा में बढ़ा हुआ है तो ये आपको आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाके प्रॉपरली ही शोधन करना पड़ता है। घर पे शोधन आयुर्वेदिक इसका नहीं हो सकता है। ये इट इज जस्ट लाइक ए ऑपरेशन। आयुर्वेदिक वैद्य में इसको जैसे ऑपरेशन के जैसे बोला गया है। तो मेरे हस्बैंड, क्योंकि अगर ये गलत तरीके से होता है, इसके फायदे नहीं होते, साइड इफेक्ट होते। आप अगर गलत वैद्य के पास भी जाते हैं तो इसके साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। इसलिए इसको बहुत सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। और मेरा स्पेशलाइजेशन ही पंचकर्म के अंदर है, इसलिए मैं स्ट्रेस देके बोलता हूँ कि आप आपके किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाइए, नजदीक के पहचान के, उनके पास ही प्रॉपर तरीके से करिए। जी रुचि जी, समाधान हुआ आपका? जी एक्चुअली एक तो मेरे हस्बैंड को जो है ना किडनी की इशू है। हाँ, तो इसके अंदर भी बस्ती चिकित्सा और कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सा काफी कारगर होती है। इससे किडनी का फंक्शन भी सुधरता है और आपका क्रिएटिनिन का लेवल भी काफी हद तक कंट्रोल रहता है। आपने नंबर नोट किया है मेरा? जी नोट किया है। हाँ, तो उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं कभी भी। नेक्स्ट प्रियंका जी पाटनी। प्रियंका पाटनी सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र प्रियंका जी। हाँ, मुझे ये पूछना था कि मुझे 3-4 महीने से है ना सर्दी होती है, मतलब कफ रहता है। तो वो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो उन्होंने पहले बोला कि आपके नाक का मांस बढ़ गया था, तो बहुत सारी एंटीबायोटिक भी ली लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हुई। फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला आपको एलर्जिक है। तो अभी कुछ दवाइयां ले रही हूँ और थोड़ा गर्दन में भी दर्द रहता है मुझे, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो, आपको मैंने अभी एक बीच में डायग्राम दिखाया था, देखो नश्य है ना, अनु तेल या पंचेंद्रिय वर्धन तेल का नश्य आप करिए। 4-4 बूंद नाक में डालना है। उसके बाद आपके शरीर में कफ ना बढ़े, इसलिए मैंने जो डाइजेशन के नियम बोले, जैसे कि खाने को 20 से 25 मिनट लगाना है, जिससे आपके शरीर में बार बार कफ नहीं आएगा। और मुझे आईबीएस का भी प्रॉब्लम हुआ था, मतलब एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो गया था, तो उसके बाद से मेरे को सब बीमारी ज्यादा हो गई है शरीर में, ऐसा लगता है वीकनेस बढ़ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा तनाव है किसी चीज का, तो वो तनाव की वजह से होता है। तो आपको योगा और मेडिटेशन सबसे पहले करना जरूरी है। और ये जो एलर्जी का आपका प्रॉब्लम बोल रहे हैं, इसलिए जिसकी इम्यूनिटी खराब रहती है उसको एलर्जी के प्रॉब्लम जल्दी होते हैं। तो आपके लिए भी ये बस्ती चिकित्सा बहुत जरूरी है एक्चुअली। तो मैं आपसे बात करूंगी, बॉम्बे में कहाँ होती है आप बताएं? मैं आपको बता दूंगा, आप संपर्क करिए।
है, चलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। मधु कोठारी, मधु कोठारी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन ये था, जो आप धनिया पाउडर का उपयोग बताए थे, हाँ। वो कैसे, वो कितने दिन ले सकते हैं डॉक्टर साहब? वो अगर आपको पित्त की तकलीफ है, हाँ, या फिर यूरिन में जलन होती है तो आप 8 से 15 दिन तक उसको ले सकते हैं। 15 दिन के बाद स्टॉप करना, क्योंकि वो फिर ठंडक पैदा करता है शरीर में। तो कोई भी दवा दवा के जैसे डोज के जैसे लेना चाहिए। आप उसको 2 से 3 ग्राम धनिया पाउडर रात में 1 गिलास पानी में भिगो के रखना है, रात भर उसको थोड़ा गर्म करके, और फिर सुबह लेना है। ओके डॉक्टर साहब, और मेरे घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम घरेलू उपाय? आपकी उम्र कितनी है? 56। तो 2 चीजें होती है घुटनों के दर्द के अंदर, एक तो ऑयल कम हो जाता है उसकी वजह से होती है, यस, हाँ, या फिर बहुत ज्यादा खड़ा रहने की वजह से, या फिर वेरिकोज वेन, कभी कभी नसें फूल जाती है पैरों की, उसकी वजह से भी आर्थराइटिस होता है। तो ये अलग अलग तरह का आर्थराइटिस रहता है, तो उसमें आपको कौन सा है वो चेक करके ही ट्रीटमेंट की जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका कॉन्टैक्ट नंबर एक बार? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर फिर से बोलता हूँ मैं। हाँ, एक बार और। 9422 हाँ 9422 हाँ 357 002। और डॉक्टर साहब ये घुटना का तो मतलब हम क्या कर सकते हैं फिर घर के लिए, ये इसके लिए उपाय? घुटने के लिए ना, हाँ, आप है ना रोज 1 चम्मच अलसी का सेवन कीजिए। खाना खाने के बाद क्या डॉक्टर साहब? हाँ, खाना खाने के बाद। दोनों टाइम ले सकते हैं डॉक्टर साहब? नहीं, दिन में 1 ही बार लेना है, 1 ही चम्मच ले सकते हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। तो इससे घुटने का ऑयल की मात्रा 15-20 दिन के बाद बढ़ती है, तो उससे भी काफी हद तक राहत मिलती है। और डॉक्टर साहब ये धनिया पाउडर का और अलसी का सेवन साथ साथ कर सकते हैं? हल्दी और नहीं, धनिया पाउडर का सेवन और अलसी का सेवन साथ साथ, मतलब हाँ कर सकते हैं, मतलब एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे दोपहर में अलसी खा लिया और सुबह धनिया खा लिया तो चलता है ना। और डॉक्टर साहब मेरे बहू को बहुत एलर्जी है, डस्ट एलर्जी हो गई है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? देखो, डस्ट एलर्जी के लिए बहुत अच्छी चिकित्सा आयुर्वेद के अंदर है। उसके अंदर अब मैंने जो बोला नस्य ट्रीटमेंट है वो करना पड़ता है, और कुछ पेट में दवाई लेना पड़ता है, तो उससे हाँ, वो तो आपसे फोन से बात करके बताएंगे। आप फोन पे बात कर लीजिए, आप, मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। राजश्री पोरवाल, राजश्री पोरवाल, सवाल पूछिए। जी, मेरी 2 प्रॉब्लम है। एक तो मेरे को है ना, कुछ भी मतलब चाय और नमकीन कुछ खा लिया तो बहुत जल्दी प्रेशर बनता है, और अभी 2 दिन से बैक पोर्शन की नसों में दर्द हो रहा है। हेलो, हाँ जी, आवाज हो चुका है। अपना हैंड डाउन कर लीजिए, हैंड राइज बटन में जाके उसको डाउन कर लीजिए। तो इसका कारण है आपका शरीर में आंतों में तकलीफ है, तो आंतों की शुद्धि के लिए आपको एक बस्ती चिकित्सा करना पड़ेगा, और कुछ भूख यानी अग्नि प्रॉपर करने वाली चिकित्सा आपको लेना पड़ेगा। अच्छा आप है ना आधा चम्मच सौंठ, हाँ जी, और 1 चम्मच गुड़, ये मिक्स करके सुबह सुबह ले लेना, तो इससे आपकी अग्नि काफी हद तक ठीक रहेगी। आधा चम्मच सौंठ और 1 चम्मच गुड़ मिक्स करके सुबह खाना है आपको। जल्दी तो नहीं बनेगा ना? और नहीं, जल्दी नहीं बनेगा, इससे कंट्रोल होगा। और साथ में अगर बेल का मुरब्बा मिलता है तो बेल का मुरब्बा खाइए। बेल का मुरब्बा सर? हाँ, बेल का। हाँ उषा जी, आपको क्या हुआ है? अपना सवाल पूछिए। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन भी है सर। हाँ पूछिए। हेलो, हाँ पूछिए। का जो पता है कब लेंगे, वो कैसे घर पे बना सकते हैं? क्या फिर से पूछिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्रॉब्लम लग रही है। नसी का तेल बोला ना आपने? हाँ, तो वो कैसे बनाना चाहिए और कब कैसे चाहिए? दवाइयाँ घर पे नहीं बना सकते, आप बाजार से जाके ले आइए। नाम बोलता हूँ मैं, अनु तेल या पंचेंद्रिय वर्धन तेल, इसके 4-4 बूंद दोनों नाक में डालना है। ठीक है। हेलो हाँ जी। हाँ, सूट, आंवला और खड़ी शक्कर का प्रमाण
कितना होना चाहिए? मान लीजिए आप उसमें सोंठ आधा चम्मच लेना है, आंवला 1 चम्मच लेना है और 1 चम्मच खड़ी शक्कर लेना है। इस प्रमाण में मिक्स करके आपको 3 ग्राम मात्रा में लेना है सुबह सुबह। नेक्स्ट विजयंती जैन। हेलो 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 सर, विजयंती जी सवाल पूछिए। मेरा नाम निरंजन जैन है। हेलो। हाँ जी जी अंकल पूछिए। मेरा नाम निरंजन जैन है। हाँ जी। मेरी उम्र 61 साल है। हाँ। मुझे 2-3 साल से हर्निया की तकलीफ है लेफ्ट साइड में। क्या हर्निया की? हर्निया? हाँ। हर्निया 2-3 साल से तकलीफ है। हाँ। और अगर मुझे भूख कम लग रही है, तो खाना भी नहीं खा रहा है और मेरा वजन दिन दिन कम हो रहा है। आपको शुगर या बीपी कुछ है क्या? शुगर नहीं है, बीपी भी नहीं है। बीपी नहीं है। देखो हर्निया के लिए तो ये जो अपनी काली मिट्टी होती है ना, काली मिट्टी, काली मिट्टी, हाँ, वो आप एक कॉटन के कपड़े पे लगाइए, उसके ऊपर से दूसरा कॉटन का कपड़ा डालिए। हाँ। और उसको गीला करके वो हर्निया की जगह पे रखना है। तो अब 8-15 दिन रखेंगे तो उसमें आपको काफी राहत मिलेगी। ठीक है। तो मृत्यु चिकित्सा बोलते हैं जिसको। हाँ। तो कितनी मिट्टी लेनी है साहब? एक 5 बाय 5 इंच का कपड़ा लेना है, उसमें जितनी बैठ सकती उतनी। अच्छा, तो कितने दिन करनी है? हाँ, कितने दिन लगानी है? 15 दिन रोज करना है आपको। अच्छा, 15 दिन सुबह में? हाँ। क्या आप कौन सा कहाँ रहते हैं? मैं बम्बई में रहता हूँ। तो बॉम्बे में आप किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर के पास अगर जाएंगे तो आपको रेडीमेड भी मिल सकता है वो। तो आपके पास कोई एड्रेस है तो भाई साहब दे देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे पास अभी तो एड्रेस नहीं है, मैं इंक्वायरी करके आपको बताऊंगा। ठीक है साहब। अच्छा, दूसरा मुझे भूख कम लगती है, मुझे खाना नहीं भाता है। उसके लिए हेलो। हाँ, उसके लिए आप है ना सौंठ आधा चम्मच और 1 चम्मच गुड़ मिक्स करके सुबह उठने के बाद लेना। और आहार में छाछ का उपयोग करना। खाली पेट? खाली पेट सौंठ और गुड़ लेना है और खाना खाते समय छाछ का उपयोग करना है। अच्छा, और मुझे मेरा वजन साहब कम हो रहा है उसका? आपका भूख कम है, खाना कम, इससे वजन कम हो रहा है, वो सब ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाएगा। देखिए समय हमारे पास कम बचा है, हम 10:15 तक चलेंगे, उससे आगे नहीं चल पाएंगे। 5 मिनट का समय है हमारे पास। जय जिनेन अंकल, आखिरी एक क्वेश्चन देंगे अभी। आखिरी जय जिनेन। लोगों की जिज्ञासा बाकी है, लेकिन सबका जवाब मेरा लास्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, मेरा जो है स्टंट डल चुके हैं, हार्ट का ऑपरेशन, वो स्टंट डले हुए हैं, और मेरा साइनस का भी ऑपरेशन हुआ था और फिर से मेरे को तकलीफ है। अभी मैं वो आपका मेरे को एसिडिटी की भी प्रॉब्लम है, शुगर और बीपी भी है। तो ये बस्ती और ये चीजें ले सकता हूँ क्या मैं, या आप मेरे को क्या गाइड करेंगे? हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन डॉक्टर साहब का कनेक्शन कट गया लग रहा है, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम लग रही है वहाँ पे। जी जी। उसमें क्या हो गया? डॉक्टर साहब का कनेक्शन हमारे साथ दोबारा कट चुका है ऑलरेडी। अब समय भी हमारे पास ज्यादा नहीं बचा है। ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद। आज की जो रिकॉर्डिंग हमने बनाई है ग्रुप में डालेंगे। डॉक्टर साहब ने जो चीजें बताई आप जरूर उस ग्रुप में रिकॉर्डिंग देख पाएंगे। रिकॉर्डिंग से आप कोई भी चीज आप नहीं नोट कर पाए हो तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाल कर क्लास अटेंड की। डॉक्टर साहब को तो मैं धन्यवाद भी नहीं दे पाया और उनका कनेक्शन बीच में ही। हेलो, हाँ हेलो सर, मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिए ना, मेरा नंबर ले लीजिए। देखिए ऐसा नहीं है, मैं आप है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप मेरा नंबर लीजिए 937 हाँ 937 347। एक सेंसर है, एक सेंसर मेरा पेन गिर गया है। 937 एक भी पेन नहीं दे ना जल्दी।
सर 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा सर। हाँ हाँ, आप ग्रुप में नहीं हो ना? मेरा पेन हाथ से गिर गया सर, 1 सेकंड। इससे पेन का हेडेक भी नहीं। बोलिए सर। 937 347 347 1831 1831। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, मैं लिंक भेज दूंगा, आप लिंक से ग्रुप में शामिल हो जाइएगा। ओके सर, थैंक यू। आपका नाम क्या है सर? आनंद सेठिया, आनंदमल सेठिया, नागपुर से। ओके सर, आनंद जी सेठिया, थैंक यू सर। आनंद जी सेठिया घनी चीजें हैं, सुनी ध्यान से। जिंदगी में